कह रहा है कि यूट्यूब कह रहा है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ये बताना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो पहले तो। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक पॉइंट है पी, ए बी सी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये किस पे डलेगा, एक्स एक्सिस पे, ए जीरो जीरो पे मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा, बी माइनस जीरो का स्क्वायर, सी माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस। तो बी ऑप्शन सही हो जाए। ये तो कुछ भी सवाल नहीं था। नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। इफ 1 -2 एंड 0 to 1 आर डायरेक्शन रेशियोज। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं दो लाइंस के, हमें दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। देन द डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं ऑफ ए लाइन, यहाँ पे ऑफ ए लाइन आएगा, ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो कह रहा है कि तो क्या कह रहा है, ठीक है अब ऐसा देख नितेश कह रहा है सर यूट्यूब पे करा दिया तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। हेलो, हाँ क्लास में हूँ, हाँ ठीक है। Bye. है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है ऐसी लाइन के जो इन दोनों लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो कैसे चेक करोगे, देखो देखो ये यूनिट वेक्टर तो सारे ही हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तो सारे ही हैं, इनमें से इस चीज को हटा दो। यहां से क्या ले लो, 1 माइनस का 1 2, यहां से ले लो माइनस का 2 1 2, ये कॉमन फैक्टर हटा दो। यहां से क्या ले लो 2 माइनस 1 2, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो ना, मतलब ये कह रहा हूं मैं। अब देख लो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखो, तो 1 प्लस का 2 माइनस का 2, 1 प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो ये तो यही नहीं होगा, पहले से ही रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाला देखो, उसका डॉट प्रोडक्ट कराओ दोनों से, तो 2 प्लस का 2 माइनस का 4, ये तो जीरो आ रहा है। दूसरे वाले से और देखो, 0 माइनस का 2 प्लस का 2, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये DSSP के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट सवाल है ना। नेक्स्ट, ये देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आर दिस एंड दिस एंड दिस। एक डायरेक्शन एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं मुझे। डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए और ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेक्टर वो होगा। ऑप्शन से भी देख सकते हो, वैसे तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, सभी का मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। और ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वेक्टर का बीच वाला कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा। ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ए बीच वाला कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है। समझ आ रही बात। अब क्या ये हो सकता है, देखो यहाँ पे तो कंपोनेंट ही आगे पीछे हो गए, वहां पे पहले वाला 2 है, लास्ट वाला 2 है, यहाँ पे पहले वाला 1 है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, फिर इसका मतलब यही होगा, है ना। डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। समझ आया जो मैंने बताया, समझ आ गया होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट, ये वाला बताओ क्या कह रहा है कि लेट O बी द ओरिजिन एंड P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। O ओरिजिन और P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स का है। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, ऐसा एक सेम टू सेम चीज मैं तुम्हें समझा रहा था ना, सेम टू सेम बात मैं तुम्हें समझा रहा था कि एक P पॉइंट है यहाँ पे, है ना, और ओरिजिन से P का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस का 2 1 2 1 माइनस का 2 माइनस का 2, ये है। तो वो पॉइंट क्या बनेगा बताओ। मैंने बताया था ना कि डायरेक्शन रेशियो तो मिनिमम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसके अंदर से 3 को तुमने खत्म किया होगा, इसके अंदर से 3 को तुमने क्या किया होगा, रिमूव किया होगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या बना होगा, 3 माइनस 6 माइनस 6। याद आ रहा है, कल मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा था। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो क्या होंगे, ये हो जाएंगे। बात समझ आई। डायरेक्शन रेशियो तो वही आएंगे, 1 माइनस टू, है ना। जवाब दो भाई, जवाब दो, समझ आया। नितेश बी कैसे होगा, या बी ही होगा, ए होगा उसका। फिर ओपी का डिस्टेंस अगर मैं पी, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। अगर आप ओपी का डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, हाँ मोनिका भी सही कह रही है। देखो अगर मैंने ऐसे किया तो ओपी का डिस्टेंस 3 नहीं बना, 3 से ज्यादा हो गया। हमें ओपी का डिस्टेंस भी तो देखना है ना, ओपी का डिस्टेंस भी देखना है मुझे, ओपी का डिस्टेंस। तो ओपी का भी यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो 3 नहीं आ रहा, देखो 3 तो तभी आएगा जब तुम यही पॉइंट लोगे, 1 माइनस का 2 माइनस का 2। इसका जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तभी 3 आएगा। ये बात सही है, गलती कर रहे थे, डिस्टेंस वाली बात पे ध्यान नहीं दिया, डिस्टेंस को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये बात गलत कर दी, सही बात है ना, ध्यान रखना इस बात का। डिस्टेंस अभी तो 3 आएगा तुम्हारा, डिस्टेंस अभी 3 आएगा, है ना। नेक्स्ट, ये देखो ये बड़ा आसान सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, वैसे तो बड़े इजी है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन।
कह रहा है हमारी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से तो पास करे और इस लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशो। क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे वही डायरेक्शन रेशो उसके भी होंगे जो हमें निकालनी है। और ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना तीनों, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 3 5, ठीक है, 4 - 3 5, तो 4 - 3 5 तो डायरेक्शन रेशो हो गए, 4 - 3 5 और 2 - 1 और 1 पासिंग पॉइंट हो गया, तो x - 2 y + 1 z - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। दोनों में कंप्लीट है रितु, लाइव वाले में दो तीन टॉपिक्स नहीं है, वो वीओडी से करने हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इफ द लाइंस आर कोप्लेनर, देखो ये सवाल किया था हमने कल, कह रहा है कि अगर ये लाइंस कोप्लेनर है तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर ये लाइंस हमारी कोप्लेनर है तो k की वैल्यू बताओ। कोप्लेनर थी तो क्या था, ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बनता है ना। यहाँ पे a पॉइंट क्या है तुम्हारा, पासिंग पॉइंट a1 2 3 4 है, a2 कितना है 1 4 5 है, ये a2 है। तो जो हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे वो कितना आएगा, a2 - a1 -1 1 और 1, और दूसरे वाला है 1 1 माइनस का k, और इसके डायरेक्शन रेशो कितने, b2 वेक्टर क्या है ये, तो जीरो के बराबर रखिए, है ना। अब ये डिटर्मिनेंट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ये हो गई, कॉलम गया 1 + 2k -1, ये हो गई, ये कॉलम गया 1 + k² माइनस का 1 -1 प्लस का 1 सॉरी 2 माइनस का k इज इक्वल टू 0, 1 + 2k -1 1 + k²। तो ये कितना हो जाएगा, -1 - 2k -1 - k² प्लस में 2 - k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो माइनस का k² -k -2k -3k हो जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो k² जो है तुम्हारा +3k इज इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, k + 3, तो k की एक वैल्यू तो आ जाएगी 0 और एक वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा रितु, अभी तो पढ़ो, वो मैं बता दूंगा जब क्लास ऑफ कराऊंगा, जब बता दूंगा। तो एक्जैक्टली 2 वैल्यूज है ना। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट। तो तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इन पॉइंट्स को रख रख के देख लो, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। और तुम जनरल भी कर सकते हो, है ना, जनरल भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, इसमें ऐसे भी कर सकते हो पुट कर करके कि भाई 5 5 7 -2 को यहाँ रख के भी देख सकते हो, है ना, और फिर इसमें भी रख के देख सकते हो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तीनों रेशो तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे कि 5 7 -2 तुमने इसके अंदर रखा तो ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। जरा ये वाला पॉइंट यहाँ रखो, रखोगे तो 8 बटे -36, वहां पे 7 रखोगे तो 4 बटे 2, तो ये देखो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे चेक कर लो। तो जनरल कैसे करेंगे, मैं जनरल करा देता हूँ, जनरल भी आसानी है। इसको k के इक्वल मान लो और इसको m के इक्वल मान लो, दोनों का जनरल पॉइंट निकाल लो, जैसे मैंने सिखाया था जनरल पॉइंट। तो यहाँ से जनरल पॉइंट कितना बनेगा, 3k + 5 माइनस का k + 7 और k - 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -36 m - 3 2m + 3 4m + 6। अब ये दोनों का जनरल पॉइंट है, इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट है, इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने के लिए ये दोनों पॉइंट कभी ना कभी तो सेम बनेंगे ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो दोनों पे मिलेगा, तो इसको बराबर रख के देख लेंगे। अब इसके अंदर से जो दो सबसे आसान इक्वेशन लग रही है उसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे बाद वाली दो छोटी छोटी है ना, तो बाद वाली में से मैं दो निकाल लेता हूँ, माइनस का k + 7 इज इक्वल टू 2m + 3, बात बराबर ही पड़ेगी अगर ऐसे भी सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2m + k इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और एक k - 2 को तुम किसके इक्वल रख दो, 4m + 6 के, 4m - का k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 4m - का k इज इक्वल टू -8 रख देंगे, ये कट जाएगा, 6m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -4, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2/3, इतना ही काफ़ी है बस। m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, जब m की वैल्यू -2/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 को 3 से करेंगे तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, -2/3 आएगा ना, कुछ गलत तो नहीं किया है, हाँ -2/3 आ रहा है। तो माइनस का 36 गुना में -2/3 और -3, 2 इंटू में -2/3 प्लस का 3, 4 इंटू में -2/3 प्लस का 6, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 में से 24 गए तो 21, एक ही पॉइंट आ रहा है ना, 21 एक ही में ही आ रहा है। वैसे तो कायदे से तुम्हें क्या करना चाहिए, के की और एम की वैल्यू निकाल के तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में रख के देखनी चाहिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, क्या ये लाइंस कोप्लेनर होंगी, बताओ, क्या ये लाइंस कोप्लेनर होंगी, हाँ या ना, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, क्या ये लाइंस कोप्लेनर है, क्या ये तुम्हारी लाइंस कोप्लेनर हैं। बोलो, क्या ये लाइंस कोप्लेनर हैं।
बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस कोप्लेनर होती हैं, है ना, दैट्स व्हाई दे आर कोप्लेनर। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है एंड क्रॉसेस वाई जेड प्लेन, और वो वाई जेड प्लेन को कट कर रही है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाई जेड प्लेन को कट कर रही है। तो पहले तो जैसे कि कैसा क्या बन रहा है, ये मान लो तुम्हारा वाई जेड प्लेन है, हमारी एक लाइन है जो इसके अंदर से ऐसे आर पार जा रही है, ऐसे कट कर रही है इसको, ठीक है। और ये किन दो पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लो 5 1 A, और यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लो क्या 3B1, ये ले लो, ठीक है। और ये प्लेन क्या है, हाँ वाई जेड प्लेन है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा। वाई जेड प्लेन दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन, और ये जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट भी दिया हुआ है तुम्हें 0 17/2 और माइनस का 13/2। तो पहले तो लाइन की इक्वेशन बना लो। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये पासिंग पॉइंट ले लिया सपोज, तो x -5 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 3 - 5 माइनस का 2, फिर y -1 अपॉन में p -1 हो जाएगा, फिर z -a अपॉन में 1 - a हो जाएगा। ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई, है ना। अब क्योंकि हाँ, तो अब यहाँ से पता लग गया ना एक दूसरा तरीका, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से, अब है वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि दूसरे तरीके से भी इंटरसेक्टिंग पता लग गया कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है तो इंटरसेक्टिंग है। तो अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, ये वाला पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन के ऊपर है ना, तो ये वाला पॉइंट उठाओ और इसके अंदर रख दो, ये वाला पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, ये इसके अंदर रख दो। तो x की वैल्यू तो रख दो 0, तो ये तो हो जाएगा -5 अपॉन -2, y की वैल्यू रख दो 17/2 अपॉन में b -1, और z की वैल्यू रख दो -13/2 माइनस का a अपॉन में 1 - a। यहाँ से फ्रैक्शन बन गई तुम्हारी। b वाली देखो 17/2 माइनस का 1 अपॉन में b -1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5b माइनस का 5। एक और भी आया था इसमें, या एक ही भी आया था, एक ही भी आया था, तो ये तो हो गया 15 इज इक्वल टू 5b माइनस का 5। तो 5b की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, तो b की वैल्यू 4 आ गई। और ये हमारी किस्मत अच्छी है कि एक में ही 4 है, एक में ही b की वैल्यू 4 है, ठीक है। सर मैंने बैच अभी परचेज किया है DSSB TGT के लिए, क्या ग्रेजुएशन वाले सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे? ऑलरेडी कवर हो चुके हैं रामू, देख लेना, ठीक है, सब कवर करा दिया। विश्वजीत गुड मॉर्निंग। हमारा तो प्रमोशन ही नहीं करते हैं, नहीं तो हमने तो सब कुछ वैसे ही कराया जैसे DSSB में कराते हैं। कितना यूजी पीजी पढ़ा दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, दिस द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द गिवन लाइन इज। क्या है कि एक लाइन है तुम्हारी, यहाँ पे एक लाइन बना लो, इस लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इस लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। किस पॉइंट से, 2 4 -1 से, और लाइन ये है नीचे वाली। तो क्या कह रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर पी क्यू परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन बतानी है तुम्हें, ठीक है, ट्यूसडे तक प्रांजल। तो हमसे क्या कह रहा है कि इसकी हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ऑप्शन से जाओ, एक तरीका ये कि डायरेक्ट मेथड से जाओ। पहले तो ऑप्शन से जाते हैं, देखो दोनों तरीके बता देता हूं मैं। भाई अगर हमारा पॉइंट है तो उसका पासिंग पॉइंट ये ऊपर वाला होना चाहिए, है ना, ये पासिंग पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शंस में चेक करो कि पासिंग पॉइंट किसका वो सही से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे x -2 y -4 z +1 सही लिखा हुआ है, यहाँ पे x +2 लिखा हुआ है, x -2 आएगा तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी x +2 लिखा है, ये भी गलत हो गया। अब इन यहाँ पे भी x +2 लिखा हुआ है, ये भी गलती हो गया, तो बात ही खत्म होगी। अगर दो में x +2 आ जाता, दो में x -2 आ जाता, फिर कैसे चेक करते, फिर हम ऐसे चेक करते, अगला स्टेप क्या करते, अगला स्टेप हम ये करते कि अब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है। डॉट प्रोडक्ट करा के देखो जरा, अगर इसको इससे कराएंगे तो 6, 4 को 3 से कराएंगे तो 12 और माइनस का 18, तो देखो 0 बन रहा है ना, तो ये ए ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो बहुत लेंदी है यार, वैसे सच पूछो दूसरा तरीका बहुत लेंदी है, जैसे बोर्ड में बच्चों को सवाल कराया जाता है वैसे। पहले इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे, फिर उसको क्यू मानेंगे, फिर क्यू पॉइंट आ जाएगा तो फिर पी और क्यू के डायरेक्शन रेशियो बनाएंगे, लैम्डा में या के में जो भी मानोगे जनरल पॉइंट में, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 के बराबर रखोगे, के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आने के बाद पी और क्यू दोनों की हेल्प से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। सर फर्स्ट 40 वीडियो देखने के बाद 11 12 के कंसेप्ट क्लियर हो गए, वाह, हमारा जो कराया हुआ है वो कोई तो समझ रहा है, चलो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कैलकुलस पहले कराया था। ये वाला क्वेश्चन बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, गजब सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये, काफी बढ़िया सवाल है। इफ द टू लाइंस आर इन द लाई इन द सेम प्लेन, अगर ये दोनों लाइंस सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, यानी कि को प्लेनर है, देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन लैम्डा, ध्यान से साइन इनवर्स साइन लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे a1 वेक्टर कितना है, 3 2 1 है, a2 वेक्टर कितना है, 2 3 2 है, और तुम्हारा
अच्छा बस इतना ही काफी है। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -1 1 1 -1 1 1 और फिर 2 3 लैम्डा और फिर 3 2 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। तो माइनस का 1 ये हो गया, ये कॉलम गया 9, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 1 ये हो गया, ये कॉलम गया 6 माइनस 3 लैम्डा और फिर हो जाएगा प्लस का 1 ये हो गया, ये कॉलम गया 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बन गया देखो, माइनस का 9 प्लस का 2 लैम्डा, माइनस का 6 प्लस का 3 लैम्डा और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 5 लैम्डा। अच्छा फिर 9 और 6 15 और 5 20 माइनस का 20 हो गया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। चलो शाबाश। अब देखते हैं मेरे धुरंधर हो किसने अच्छे से पढ़ा है पीछे मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखता हूँ अब, बताओ साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बताओ। और अगर नहीं बताई ना तो गए तुम, अगर नहीं बताई तो गए तुम, बोलो। एक तो ये सर्दी पता नहीं क्यों इतनी हो रही है फालतू में, अब तो जाने का टाइम है इसका। धूप तो आ ही नहीं रही है, अभी भी नहीं आ रही है। वेरी गुड मोनिका, सिमरन, शाबाश। हाँ भाई, क्या साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बना सकता हूँ? ये देखो अब मैंने 4 जवाब दे दिया। क्या मैं साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बना सकता हूँ? अरे तो मैं इतना इतना ज्यादा इसको इतनी हाइप इसकी यूं ही बनाता, इतना अच्छा सवाल है। अब बताओ तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर इतना ही आसान होता, इतना तो सबको ही आता कि साइन से साइन इनवर्स 4 बन जाएगा। तो साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बना तो दें, पर हमें एक बात ध्यान क्या रखना है, हमें ये बात ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की जो आउटपुट आती है वो किस में आती है, -1 से 1 में आती है। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -1 से 1 तक की होती है। और अगर मैं साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बना दूंगा तो 4 आएगा, और 4 मेरा उस इंटरवल से बाहर जा रहा है, तो 4 तो पॉसिबल है नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाए ये कि हमारी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ जाए। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो देखो ये 3 तो बेकार का, 4 बेकार का। साइन इनवर्स साइन को अगर मैं लिख दूं, देखो पाई कितना होता है तुम्हारा, या तो तुम पाई माइनस थीटा लिखोगे, है ना, ये लिखोगे पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर मैं साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख दूं, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मैं साइन 4 को साइन पाई -4 लिख सकता हूं। अब अगर मैं साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बनाऊं तो पाई -4 आएगा, और क्या ये वैल्यू इसके बीच में है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 होगी और माइनस का 4 आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.86 आएगा। ऐसे लिखना नहीं है तुम्हें, ये बात ऐसे लिखनी नहीं है, ठीक है, ये बात सही नहीं है ऐसे लिखना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तो पाई -4 सही आंसर है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है, 3 पाई -3 4 ये तो आ ही नहीं सकते, तो पाई -4 ही आएगी। अगला, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। समझ रहे हो? कौन सी क्या कह दिया इसके अंदर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने कल शाम को पढ़ा था, समझ पा रहे हो? क्या कह रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो उस पॉइंट से तो पास कर रहा है और दो लाइंस को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। अगर वो दो लाइंस को कंटेन कर रहा है और उन दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं मुझे, क्या ये दोनों, तो फिर हमारा क्या कौन सा क्या लगेगा इसके अंदर, बताओ। कल मैंने प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी बताई थी तुम्हें। बोलो। अरे भाई क्या कह रहा है कि एक प्लेन है, सोल्व करने लग गए क्या? एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, एक तो पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है -2 -2 2। ठीक है, चलो नितेश कह रहा है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और क्या कर रहा है, दो लाइंस को कंटेन कर रहा है, एक लाइन ये है और एक लाइन कोई और है, दो लाइंस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, और इन दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों लाइंस के क्या दिए हुए हैं, पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं। इस लाइन का भी पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन का भी पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब कल मैंने स्पेशली तुम्हें एक बात बताई थी, जब एक प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है तो क्या दो बात सेटिस्फाई करती है। पहली बात तो यही सेटिस्फाई करती है ना कि वो जो प्लेन है उस लाइन वाले पासिंग पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, लाइन वाले पासिंग पॉइंट से प्लेन भी तो पास करेगा। तो एक तरीके से तीनों के तीनों प्लेन के पासिंग पॉइंट नहीं हो गए, एक तरीके से ये तीनों के तीनों तुम्हारे प्लेन के पासिंग पॉइंट नहीं हो गए।
गुड मॉर्निंग सुमन। तो ये 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, या तो डिटर्मिनेंट बना दो या फिर इन तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख लो, कितनी मेहनत कर लो, या तो यहाँ पे या वहां पे तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के देख लो। सबसे पहले शुरुआत 1 1 1 से कर लो, ये तो आसान सा पॉइंट है। या तो डिटर्मिनेंट निकालो x माइनस x2 है, लाइन एक ही है। हाँ तो अच्छा लाइन एक ही है क्या, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, सॉरी लाइन एक ही थी यार, 2 लाइंस नहीं थी, ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन एक ही है, लाइन 2 नहीं है, सिमरन सही कह रही है, लाइन एक ही है, तो बात तो वही है, 1 1 1 और 1 माइनस 1 2, लाइन एक ही है, लाइन 2 नहीं है, लाइन एक ही है। हाँ तो बात तो वही है, पॉइंट तो अभी भी 3 ही है। तो पहले 1 1 1 को चेक कर लो, 1 1 1 इसके अंदर रखा तो 3 माइनस 3 0, ये तो हो नहीं सकता। 1 1 1 को इसके अंदर रख के देख लो, 4 माइनस 4 ये हो सकता है। 1 1 1 को इसके अंदर रख के देखो, 5 प्लस 2 7, ये भी कभी नहीं हो सकता। 1 1 1 को इसके अंदर रख के देखो, 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का 8, एक ये हो सकता है। अब इसके बाद जो आसान वाला पॉइंट है वो रख के देख लो, माइनस टू प्लस टू, वो रख लो। यहाँ पे माइनस टू प्लस टू रखोगे तो माइनस टू रखने की जगह है, तो ये तो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 1, ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो यही सही ऑप्शन है। नहीं तो हमारी फॉर्म कौन सी बनाएंगे, x माइनस x1, किसी भी एक पॉइंट को x1 x2 x3 मान लो तुमने ऊपर वाले को x1 x2 x1 y1 z1 मान लिया, तो x माइनस में माइनस टू x प्लस टू हो जाएगा तुम्हारा, फिर y प्लस टू और फिर z माइनस टू, फिर x2 माइनस x1 करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस का 1, और ये हो जाएगा अपना 3 1 और 0, इसको एक्सपेंड कर लेना, इससे भी यही आएगा। निकिता गुड मॉर्निंग। अगला ये बताओ, ये क्या कह रहा है, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, हमारा जो प्लेन होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उस प्लेन के साथ, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, और इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए हमारा प्लेन। हमारा प्लेन जो है उस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो दो तो पासिंग पॉइंट दे दिए, दो तो क्या दे दिए, पासिंग पॉइंट दे दिए, और एक हमें नॉर्मल दे दिया। प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो पहली बात तो ये करो कि पॉइंट से सेटिस्फाई करा के देख लो, पहली बात तो ये करो कि पॉइंट से सेटिस्फाई करा के देख लो, वहां से रिजेक्ट कर दो। जैसे कि 2 माइनस 3 रख के देखा तो 8 प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 7 रिजेक्टेड। यहाँ पे रख के देखो 8 माइनस का 21 प्लस का 2 प्लस का 11, 11 और 2 21 माइनस 21 0, ये हो सकता है। एक बार यहाँ और रख के देखो 4 माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। इसके अंदर दूसरे वाला पॉइंट रख के देखो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 7, ये यहाँ से गया, एक ऑप्शन बचा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट रख के देखो, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, कोई भी ना हो। ये वाला पॉइंट यहाँ रख के देखो, माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 14 प्लस का 11, 11 और 7, माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 14 प्लस का 11, 11, ये तो हो ही नहीं सकता है। 11 नहीं 11 और 7 18, 18 माइनस 18 0। अभी एक बात और बचती है, अभी एक बात और बचती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, वो और चेक करो, हो सकता है नॉर्मल परपेंडिकुलर ना हो। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 472, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 472, और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस का 2 5। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और करा के देखो कितना होगा, 4 माइनस का 14 प्लस का 10, बस अब कर गया सेटिस्फाई, तो ये भी 0 आ रहा है। अब हो गया, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली बी ऑप्शन ठीक होगा। अगला ये तो देखो, ये आसान सा सवाल है। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल 1 2 सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1 2 4, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। बताओ कौन सी फॉर्म लगाओगे इसके अंदर, पहले बिना डायग्राम के बताओ कौन सी फॉर्म लगाओगे इसके अंदर, प्लेन की कौन सी फॉर्म लगेगी। इसके अंदर प्लेन की कौन सी फॉर्म लगेगी, बताओ फॉर्म बताओ कौन सी लगेगी। वेरी गुड सिमरन, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमारा जो प्लेन है ना, उसने जो इंटरसेप्ट बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट किया ना वो, तो हमारा प्लेन कुछ ऐसे रखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका जो सेंट्रोइड बन रहा है ट्रायंगल से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए पॉइंट क्या होगा, ए 0 0 होगा, बी पॉइंट क्या होगा 0 बी 0 होगा, और सी पॉइंट क्या होगा 0 0 सी होगा। 1 2 4 1 2 4 है। ठीक है, तो जब सेंट्रोइड निकालोगे, हमें एबीसी की जरूरत है बस, तो सेंट्रोइड निकालेंगे तो क्या बनेगा, a/3 b/3 और c/3, ये सेंट्रोइड बनेगा। और ये दिया कितना हुआ है, 1 2 4 दिया हुआ है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, सी की वैल्यू 12 आ गई, है ना। तो जो हमारा वो बनेगा, प्लेन बनेगा, वो बनेगा x/3 प्लस y/6 प्लस z/12 इज इक्वल टू 0। 12 से गुना करा दो, 12 से गुना कराओगे तो 4x प्लस का 2y
प्लस का z, सॉरी 1 आएगा ना, इज इक्वल टू में 1 इज इक्वल टू में 12। तो बी ऑप्शन सही हो गया तुम्हारा क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना सवाल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले तो उस प्लेन को सेम बनाएंगे, प्लेन दिख रहा है ना पैरेलल, दोनों के पैरेलल दिख रहा है। एक प्लेन x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन में से -3 से डिवाइड करा देंगे, तो ये x माइनस का 2y प्लस का z है, -3 से इसको डिवाइड कराया तो प्लस का z, इसको -3 से कराओगे तो माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0। तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, -1 माइनस में -2/3 अपॉन में रूट में a² प्लस b² प्लस c², 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2/3 अपॉन में √6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/3 अपॉन में √6, 1/3 √6 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई, हमारा प्लेन अगर इसके पैरेलल है तो इतनी इक्वेशन तो उसकी सेम ही मिलनी है, 3x प्लस 4y माइनस 5z, इसके पैरेलल है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही मिलने हैं, बस कांस्टेंट का फर्क आएगा। कांस्टेंट कोई और आएगा, कांस्टेंट यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 2 3 रख दो, तो 1 प्लस 8 माइनस 15 प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -15 और प्लस का 9 6 आ रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकंड 3 प्लस 8 माइनस 15 15 9, यही तो आएगी। ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 15, तो डी की वैल्यू 6 आ गई। ये तो ऑप्शन ही नहीं आया इसके अंदर, है ना। क्या करें, तो यानी कि कोई ऑप्शन गलत दिया है इसने, कुछ 6 बना लो, वाले को 6 बना लो, यही आएगा ना। अच्छा, मैंने गलती की हुई है, मैंने ही गलती की हुई है, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 आएगा ना, 11 बनेगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 4 आएगी, ये मैंने ही गलती की, डी की वैल्यू 4 आएगी। समझ गया। और ये वाला सेम सवाल है, हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ। सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, पहले पासिंग पॉइंट चेक कर लेना, फिर नॉर्मल के साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल के साथ वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कर लेना। द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करे और इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। याद है मैंने लास्ट में इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन बताया था, तो वो कैसे आएगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस में 4 प्लस का k टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो ये भी कर सकते हो कि ये पॉइंट रख के देख भी सकते हो, चेक करके, पर इसने एक नन का जवाब भी दिया है, तो नन ऑप्शन फंसाने के लिए होता है जनरली, तो हम डायरेक्टली भी कर लेंगे। अब ये वाला प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 2 रखोगे तो 6 माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस का k टाइम्स यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 प्लस का k टाइम्स 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -2/3 हो जाएगी। तो k की वैल्यू उठाओ उसके अंदर रख दो, तो 3x माइनस का वाई प्लस का 2z माइनस का 4 माइनस का 2/3 इंटू में x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 9x माइनस का 3y प्लस का 6z माइनस का 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 2x हो जाएगा तुम्हारा 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस का 5y प्लस का 6z माइनस का 2z प्लस का 4z हो जाएगा, 12 में से 4 ये हो जाएगा माइनस का 8 इज, तो 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द राइट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल पूछा हुआ है, यानी कि सीधा कोस निकलेगा, लाइन और प्लेन होता तो साइन में निकलता, यहाँ पे सीधा कोस निकलेगा, तो कोस थीटा, पहले वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है 2 -1 -2, दूसरे वाले प्लेन के हैं 3 माइनस का 4 5, तो कोस थीटा कितना आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 10, ये तो 0 ही हो गया, देखो ऊपर ये 0 ही हो गया, तो कोस थीटा 0 यानी कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, देखो वैसे इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं वो फॉर्मूला, क्योंकि वो फालतू में रटना पड़ेगा, इसकी भी एक ट्रिक है। कह रहा है कि इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, ये प्लेन कितना दिया हुआ है तुम्हें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इमेज कितनी है तुम्हारी, ये पॉइंट कितना है 103 है, ये क्या है 103 है, ये पी पॉइंट है, तो इसकी इमेज यहाँ पे नीचे मिलेगी p डैश। ठीक है, वो इमेज पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो इमेज क्या होती है, जितनी हाइट पे ये होगा उतनी हाइट पे ये होगा, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से ना मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि 1 2 1 है, 1 2 1 है, तो इन दोनों की हेल्प से हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मिड पॉइंट प्लेन पे लाई करना चाहिए, वो मिड पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा 1 + 1 2 यानी कि 1,
ये भी 1 और ये 2, क्या ये सेटिस्फाई करेगा उसको? नहीं कर रहा, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर 1 2 -1 लेके देखो, 1 2 -1 लेके देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो 1 1 और 1, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी गलत। दूसरे वाले में क्या, तीसरे वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है? -1 माइनस का 2 1, x1 + x2/2 करोगे तो 0, ये तो 0 हो गया, फिर माइनस का 1 हो गया और फिर 1 हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया। इसको रखो, देखो ये सेटिस्फाई कर गया तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अगले वाला नहीं करेगा, देख लेना। ठीक है, तो इसको करने का ये तरीका है, आराम से हो रहा है। नेक्स्ट, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर हमने क्या किया है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है, ओरिजिन से क्या आएगा, कैसे करोगे? दो तरीके हैं, पहला तो एक आसान टेस्ट, अगर ये शराफत से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये शराफत से मान रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 2x - 3y + 4z = 20। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर यहाँ डलेगा ये कितना आएगा। तो एक तो ये है कि जो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसको रख के देखो, है ना। पहला तो इससे अगर एक ऑप्शन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, रख के देखो जरा, 5 - 1 4 रख के देखो, तो 10 + 3 + 16, ये कितना आया? 19 और 10 29 आ रहा है ना। दूसरा रख के देखो, ये रखेंगे तो 14 + 3 + 12, ये भी 29 ही आ रहा है। अगला रख के देखो, 10 - 10 + 6 + 12, सही क्या? 10 + 6 और +12, ये नहीं आया, ये 29 नहीं आया, ये रिजेक्ट करा दो। ये वाला देखो, 4 + का 9 और + का 16, ये भी 29 ही आ रहा है। तो शराफत से नहीं मानने वाला, ये तीन ऑप्शन है जो ये कह रहे हैं। अब क्या करें बताओ, कोई बता सकता है? अब ये शराफत से तो मान नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? ये जो है ये शराफत से नहीं मान रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल का ही तो परपेंडिकुलर होगा, मानते हो भाई? ये जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन का नॉर्मल ही तो होगा। ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन का नॉर्मल है, और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे, 2 - का 3 4, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए। अब देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लोगे कि डायरेक्शन रेशियो ये आ जाए, कौन सा पॉइंट लोगे कि डायरेक्शन रेशियो ये आ जाए? तो 2 - का 3 4 ही तो लेंगे, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करोगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर शुरू में उससे करते तो 1 मिनट में हो जाता, आधी मिनट भी नहीं लगती। हेलो सर, मैंने आपसे DSSS TGT में पढ़ा हूँ पहले, तो मैं आपसे इन वीडियो को भी देखूँ या सिर्फ वही सब वीडियो करूँ DSSS TGT के लिए? अगर वो सब पढ़ लिया है तो ठीक है दीपक, ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं। बाकी एक बार नजर मार लेना, अगर कुछ एक दो पहले पीडीएफ में से एक बार देख लेना दीपक, ठीक है? पीडीएफ में एक बार नजर मार लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी चीजें कवर हो रही हैं सारी की सारी, यहाँ से भी हो रही हैं, ठीक है? हाँ, जो हमारा अभी बैच आया था जिसका VOD तुम्हारे को इस बैच के अंदर दिया हुआ है, वही वाला बैच तो कह रहे हो ना, जो अभी हमारा 5 अप्रैल में आया था? हाँ, तो लगभग लगभग सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, बस अब आ लिया है इसका, जो भी इसका वो था। स्फीयर के कोई क्वेश्चन है तो स्फीयर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत सारे सवाल हैं, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम सेम से सवाल हैं लगभग सारे के सारे। हाँ, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। कोई इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, कोलिनियरिटी है, एंगल पूछा है लाइंस के बीच में, लाइंस के बीच में एंगल बता दोगे? इन लाइंस के बीच में एंगल बता दोगे? पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 1 2 3। दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3 - का 2 1, डायरेक्शन रेशियो है, सिंपल कोस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 - का 4 + का 3 अपॉन में का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट में 1 + 4 + 9, इसका आएगा 9 + 4 + 1, सेम ही आ रहा है। तो ऊपर तो हो गया तुम्हारा -4 और नीचे बन गया कितना? 14, यानी कि 2/7। तो कोस इनवर्स -का 2/7 आएगा, कोस इनवर्स -का 2/7। सर मैं सिर्फ वही VOD पढ़ूँ एंड घटना चक्कर करूँ या कुछ और नहीं करूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो भाई, और जितना पढ़ो उतना कम है, सिलेबस फिक्स नहीं है ना, तो इसका तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा, ठीक है? कोस इनवर्स -2/7 आएगा, इसने +2/7 दिया हुआ है। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, ये काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, बाकी तो आसान आसान से हैं सवाल। स्फीयर के क्वेश्चन नहीं दिए क्या इसके अंदर? स्फीयर के क्वेश्चन मिल जाते जाता। ये वाला बताओ, ये वाला आसान सवाल है, ये वाला आसान सवाल है, बताओ। रॉन्ग कैलकुलेशन किया है, ये तो मेरा ट्रेडमार्क है। कौन सा सवाल है? सवाल देख लो, 46 कौन सा किया था?
क्या गलत कैलकुलेशन की भाई? देखो 1 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस का 4 प्लस का, सही तो किया, क्या गलत कर दी सर? 3 कैंसिल, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 से 3 काट दिया मैंने, नहीं कटेगा ना, तो ऊपर आएगा तुम्हारा 2, 1/7 आएगा, ठीक है ठीक। कोस इनवर्स 1/7 आएगा, ठीक है। 46, ये वाला देखो क्या कह रहा है, ठीक है ठीक है सर। घटना चक्कर के अलावा कोई और बुक रेफर कर दो, ये कर लो भाई, फिर ज़्यादा ही वो है तो अरियंत वाली कर सकते हो। बाकी 11 12 पे ज़्यादा इतना पूरा पागलों की तरह जोर मत देना, 11 12 वाले टॉपिक्स पे पागलों की तरह मत लगना। स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड जेड जेड एक्सिस, एक्स और वाई और जेड के साथ 60 60 बना रहा है, तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी एक लाइन। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ मान लिया, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इनका सम, स्क्वायर का सम कितना आएगा? 1 आएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, कोस 60 कितना आएगा? 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा अपना? प्लस माइनस 1/√2। एक्यूट एंगल ही दिया हुआ है उसने, रिया कैसे बताऊं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? यही रहना चाहिए, है ना, रहना तो यही चाहिए। अब कुछ दे दे उसका सिर घूम जाए, अब मुझे पता नहीं। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच सेंटर इज दिस एंड टचेस द प्लेन दिस, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक स्फीयर बताओ जिसका सेंटर तो ये होगा, है ना, और जो इस प्लेन को टच करेगा। वैसे तरीका तो क्या कहता है? तरीका तो ये कहता है, ऑप्शन से भी जा सकते हो, पर तरीका तो ये कहता है कि मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, इसका तुम्हें सेंटर दिया हुआ है और इसके ऊपर प्लेन भी है, एक प्लेन इसको ऐसे टच करके जा रहा है, एक प्लेन इसको ऐसे टच करके जा रहा है, ठीक है, और सेंटर दे दिया तुम्हें, सेंटर दे दिया तुम्हें क्या? 6 माइनस का 1 2, ये इस पे इसका सेंटर दे दिया। अब मुझे रेडियस ही तो चाहिए, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही तो होगी, इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही तो होगी। तो पॉइंट का डिस्टेंस हम प्लेन से निकाल सकते हैं, तो रेडियस आ जाएगी। तो 6 दूनी 12 प्लस का 1, मॉडुलस लगाना है, प्लस का 1 प्लस का 4, 12 प्लस 1 प्लस 4 माइनस का 2, और अपॉन में रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 12 और 4 16 और 1 17, ऊपर तो हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 3, तो 5 आ गई रेडियस, रेडियस 5 आ गई, सेंटर आ गया। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में माइनस 1 y प्लस 1 का होल स्क्वायर और z माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब मैं करूंगा तो मेरे से गलती होगी फिर एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4z, कुछ हुई गलती? हो गई होगी तो देख लेना। तुम्हें अब मेरे को मेरा पता है, तुम्हें अब एटलीस्ट तुम्हारे सामने मेरे को ये घबराहट नहीं होती कि मैं गलती करूंगा तो क्या सोचेंगे, तो तुम्हें पता है इस इंसान को नॉलेज तो है, पर ये कैलकुलेशन एरर कर देता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 12x माइनस प्लस का 2y माइनस का 12x प्लस का 2y माइनस का 4z, हमारा प्लस का 4z, देखो कर दी ना, कर दी, ये देखो कर दी, को पता था मैं करूंगा, माइनस का 4z, सब में यही दिया हुआ है, देखो लाइन से यहाँ तक सेम है, बस कॉन्स्टेंट का फर्क है। हो गई, तो 36 और एक 37, 36 और एक 37, 37 में से 4 गए तो 37 में से 4 गए, 37 में से 4 गए तो 33, है ना, और फिर ये 33 में से इसको इधर लाया, 16 कहाँ से आ रहा है? 36 और एक 37, 37 में से 4 गए तो 33 प्लस का 4, अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस का 4, 36 और एक 37 और 4 41, 41 इधर लाओगे तो प्लस का 16, तो प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे का काम तुम कर लिया करो भाई। ये देखो क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द स्फीयर, कह रहा है कि इस प्लेन का स्फीयर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, मैं बस बता देता हूँ, तुम कर लेना। अब मैं और बस और प्रैक्टिस कराने के मूड में नहीं हूँ, 1 घंटा हो गया, मैं अब थोड़ा सा तुम्हें मैट्रिक्स पे स्टार्ट कराने के मूड में हूँ, है ना, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। इस प्लेन का इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं इसकी शीट शेयर कर दूंगा, होल्ड कर लेना बैठ के। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या करो, एक तो स्फीयर की रेडियस निकाल लो, एक तो क्या कर लेना, स्फीयर की रेडियस निकाल लेना, स्फीयर की रेडियस निकाल लोगे? निकालनी आती है, स्फीयर की रेडियस निकालनी आती है ना, तो स्फीयर की रेडियस निकाल लेना, और स्फीयर का सेंटर से डिस्टेंस और इससे इससे डिस्टेंस निकाल लेना, सेंटर का इससे डिस्टेंस, सेंटर का प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेना, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कर लोगे काम? क्या करूं, क्या कह रहा हूं, पहले तो रेडियस निकाल लेना और फिर सेंटर से प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेना और फिर दोनों का डिफरेंस कर देना, वो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो, समझे?
ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा देना, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को बस सब्ट्रैक्ट करना है, जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ये प्लेन आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, ये कर लोगे, दोनों को घटाना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। कर दूं मैं, ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो कट जाएगा, 7x में से माइनस 3x जाएगा तो 10x हो जाएगा, फिर माइनस 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, फिर माइनस z में से प्लस का 4z जाएगा तो माइनस का 4z हो जाएगा, 13 में से 8 गए तो 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करा दो तो हो गया 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 1, तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग सेंटर दिस और रेडियस 3, सीधा सवाल है, स्फीयर जिसका सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, सिंप्लीफाई कर लेना। ये वाला सेम सवाल हो गया, एक स्फीयर की इक्वेशन पूछिए जिसका सेंटर ये है और ये प्लेन उसको टच कर रहा है, ये तो शायद सवाल भी सेम है, वही क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन भी वैसी ही दिख रही है, हो जाएगा ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का डायमीटर पूछा है, रेडियस निकाल के डबल कर देंगे, सेंटर क्या है इसका 2 माइनस का 3 और 4, ये तो इसका सेंटर है, तो रेडियस कितनी आएगी 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस में माइनस का 7 प्लस का 7, तो ये हो गया 36, तो डायमीटर हो गया 12। द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज सच दैट, ये वाला देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा सही सवाल लग रहा है, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन दिस इज सच दैट कि साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, बढ़िया सवाल है, ये कर लेते हैं। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, एक बार ईमेल बोर्ड पर लिख दो, मैथमेटिक्स बाय मयंक @gmail.com, स्पेस नहीं देना कहीं। हाँ, तो क्या कह रहा है कि लाइन और प्लेन का एक ही क्वेश्चन दिखा है मेरे को, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने, लाइन के हैं 1 2 3 1 2 2, ये तो बी वेक्टर है तुम्हारा, और एन वेक्टर क्या दिया हुआ है तुम्हें 2 माइनस 1, और जेड का क्या है रूट लैम्डा है, जेड का क्या है रूट लैम्डा, तो साइन थीटा कितना आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 2 रूट लैम्डा अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड करोगे तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3, और एन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा, ये साइन थीटा तुम्हें 1/3 दिया हुआ है, ये साइन थीटा तुम्हें 1/3 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट लैम्डा अपॉन में 3 रूट में 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो, तो हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कहीं पे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 बनेगा ना, 4 लैम्डा इज इक्वल टू में 5 प्लस लैम्डा, तो ये 3 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। ठीक है, बस और नहीं करेंगे, होता है, तो शांति हो गई, शांति हो गई तो बताओ, नहीं तो मैं और करा देता हूँ 2-4 सवाल, मेरे ख्याल से तो हो ही जानी चाहिए यार, सवा घंटा हो गया, 30-40 सवाल तो करा दिए मैंने, 30 तो कराए होंगे पक्का, हो जाएगी शांति, थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस पढ़ लें, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को फिर ये फिनिश करवाना है, फिनिश तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाकी एक बात बताऊँ, मैंने वीओडी में मैट्रिक स्पेस इतना बड़ा अच्छे से पढ़ाया है, मतलब गजब पढ़ाया था, मेरे को याद आता है मैट्रिक स्पेस मैंने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया था। चलो मैट्रिक स्पेसिस को डिफाइन करते हैं, शुरू भी करते हैं। संजीव कह रहा है और करवा दीजिए, संजीव का तो पेट भरता ही नहीं है, सवाल तो मैं चाहे पूरी जिंदगी भर करवाता रहा हूँ, संजीव कभी नहीं कहेगा, ये कोई मैं तुम्हें ये थोड़ी ना कह रहा था कि तुम मुझे ये कहो कि सर और करा दो, मेरा तरीका था ये कहने का कि मैं खुद से तो कहूंगा नहीं कि भाई और नहीं कराऊंगा मैं, ये मेरा तरीका था कहने का कि तुम ये बोलो कि भाई तुम ये कहोगे कि सर हाँ हाँ बस हो गया, थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस करा दो, सर अभी रहने दो मैट्रिक, फिर वीओडी से कर लेंगे, कोई नहीं मैं करा देता हूँ फिर, और हम करेंगे भी क्या, अब कुछ करने को ऐसा कुछ बचता भी नहीं अब, है ना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वो थोड़ी ना कराऊंगा मैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में क्या ही कराना है, वीओडी से करोगे आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार एक स्लाइड पे लिख के जाऊंगा वीओडी से तुम्हें क्या क्या करना है, और आगे के दिनों में तुम्हें क्या क्या करना है, कुछ खास तो करना नहीं, वीओडी से 2-4 टॉपिक ही करने हैं ना, वो कर लेना। हाँ, मैट्रिक स्पेसिस को शुरू करते हैं, तो वर्ड जो है क्या है स्पेसिस, यानी कि कोई सेट का जिक्र हो रहा है, यानी कि कोई सेट का जिक्र हो रहा है, और मीट्रिक क्या है, एक चीज है मीट्रिक, एक ऐसा सेट जिसके ऊपर, एक ऐसा सेट जिसके ऊपर हमने एक ये मीट्रिक चीज डिफाइन की हो। अब ये मीट्रिक क्या चीज है ये देखते हैं, हाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी करा दूंगा मैं, करा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, सर अभी रहने दो मैट्रिक, फिर वीओडी से कर लेंगे, क्या फिर वीओडी से ही करोगे तो बताओ, अगर वीओडी से कर लोगे मैट्रिक स्पेसिस तो मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, मैंने तो वहां भी वहीं से ही कराया, सारी चीजें कराया, अगर कर लोगे वीओडी से तो कर लेना भाई, है ना, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर मैं कराऊं क्या, अब क्या मैं फिर प्रोबेबिलिटी भी तुम कह रहे हो कि हम पढ़ के आएंगे मंडे को मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो फिर अब मैं क्या कराऊं, अगर कहोगे तो मैं मैट्रिक अब थोड़ी सी देर में और नेक्स्ट लेक्चर में लपेट दूंगा वैसे, अगर तुम चाहो तो, है ना, वीओडी से कर लेंगे, तो फिर वीओडी से कर लेना, फिर अब हम क्या करें, कर लेना वीओडी से, मेरे को तो कोई समस्या है नहीं। हाँ एरिया अंडर द कर्व, चलो ये कर लो, ये भी सही बात है, एरिया अंडर द कर्व कर लेते हैं, ये ठीक है,
एरिया अंडर द कर्व करा देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस कर दूंगा। हाँ, तो एरिया अंडर द कर्व कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पक्का आएंगे, 2 सवाल तो मान के चलो। एरिया अंडर द कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो डिस्कस, इंपॉर्टेंट है, अभी ताजा ताजा कॉनिक सेक्शन हुआ है। एरिया अंडर द कर्व कर लो, ये बात एकदम सही। ज्योमेट्री कोई नहीं कराता, ज्योमेट्री ही करा दीजिए, करा तो दियो, और कितनी ज्योमेट्री कराऊं? पहले ये टॉपिक करो यार, ये जरूरी है, मेरे को याद आ गया, सही रहा, मेरे को याद दिला दिया टीना ने। ये करो, एरिया अंडर द कर्व करेंगे पहले, अब यही करेंगे, ये बहुत जरूरी है। एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे हम जरूर से जरूर। देखो एरिया अंडर द कर्व में क्या होता है, हमने क्या किया, हमने ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना चाह रहे हैं बेसिकली। हम क्या देखना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं हम, क्या होती है। तो जैसा कि हमने रिमान इंटीग्रेशन के पास लाके पहले तो ये छोड़ दिया था। रिमान इंटीग्रेशन में हम पढ़ते क्या है, रिमान इंटीग्रेशन में हम चीजों को ऐड करते 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 कहां तक पहुंच गए थे, रिमान इंटीग्रेशन में हम चीजों को ऐड करते करते यहां तक पहुंच गए थे। इस चीज को हमने डिफाइन कर दिया था अच्छे से, रिमान इंटीग्रेशन, है ना। रिमान इंटीग्रेशन की जर्नी यही तो होती है, पहले हम लोअर सम डिफाइन करते हैं, फिर हम अपर सम डिफाइन करते हैं, फिर लोअर सम को धीरे 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 बढ़ा के लेके जाते हैं, फिर अपर सम को धीरे 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 घटा के लेके आते हैं, और फिर लोअर सम्स का सुप्रीमम लेते हैं, फिर अपर सम्स का मिनिमम लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो इतने नजदीक आ जाएंगे। अगर वो दोनों बराबर हो गए, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो फिर हम बोल देते हैं कि हमारा फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। एक्चुअली में वो बराबर होते नहीं है, वो एकदम इनफाइनाइटली क्लोज आ जाते हैं, तो वो एप्सिलॉन मतलब उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो जब वो इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। अब तो हमने पढ़ रखा है रिमान इंटीग्रेशन, तो मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो रिमान इंटीग्रेशन को वो कहता है कि जब ये बराबर आ गए, इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया, तो फिर ये चीज आ जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, उन सम्स को हम ये बोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिमान इंटीग्रेशन। ये रिमान इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूं, यहां तक तो आ गया, इसकी एप्लीकेशन क्या है आगे, ये देखना चाहता हूं। तो वो क्या कहता है कि ये वाली जो चीज एक वैल्यू निकल के आती है, ये वाली चीज होती क्या है, ये होती है एरिया अंडर द कर्व। ये वाली चीज निकाल के क्या देती है, एरिया अंडर द कर्व निकाल के देती है। और जिस एक्सिस जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन किया ना, जिस, हाँ वो एक लंबी सी इनइक्वालिटी बनी थी, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन दिया है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये हमारे इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये बोले कि अगर मेरा एक ये फंक्शन है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत अच्छी चीज याद आ गई, अब हमारा टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। तो कहता है कि मान लो एक फंक्शन है तुम्हारा जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लो एक ऐसे फंक्शन जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा ए है, यहाँ पे तुम्हारा ए है, और यहाँ पे तुम्हारा बी है ना। ये क्या है, तुम्हारा ए है, एक्स इज इक्वल टू ए है, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी है। तो कहेगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद इस कर्व से नीचे इस लिमिट में जो एरिया बनेगा एक्सिस के साथ, वो वाला एरिया मुझे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन देगा, वो वाला ये एरिया मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस एरिया की बात कर रहा है। तो ये एरिया जो होगा ना, ये मुझे मिलेगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जो मेरा ये एरिया है ना, ये 4 टाइप्स का बनता है। ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया 4 टाइप से बनता है, मेरे को चारों टाइप्स पहले स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 टाइप्स का इंटीग्रेशन देखो, 4 टाइप्स का एरिया कैसे निकलता है। पहली टाइप्स, 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप तो तुमने देख ली, जब हमारा फंक्शन जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमारे फंक्शन की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमारा फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी, सारी की सारी हमेशा पॉजिटिव आएंगी। एक बार इनटू फंक्शन का ग्राफ बता दो प्लीज, मैं समझा नहीं, इनटू फंक्शन का ग्राफ रोबिन। इनटू फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, एक इनटू फंक्शन थोड़ी ना होता है ना। इनटू फंक्शन का ग्राफ कोई भी ले लो, ठीक है। पैराबोला ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल से रियल में ये इनटू फंक्शन ही है। नेगेटिव रियल्स की कोई डोमेन, नेगेटिव रियल्स की कोई प्री इमेज नहीं है, ये भी इनटू है रियल से रियल पे। हाँ, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा फंक्शन 0 से बड़ा है तो इस केस में एरिया क्या निकलता है। देखो अगर मैं इसको डिस्कस करूं, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर चलेगा। यहाँ पे जो मेरा एरिया है वो हमेशा क्या चलेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन ने सारी पॉजिटिव वैल्यू ली ना। एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स वाई तो होता है, तो वाई की वैल्यूज मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी की सारी 0 से बड़ी हैं, तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव है हमेशा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम इन वैल्यूज को जोड़ ही रहे होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा ए है और यहाँ पे तुम्हारा बी है, तो ये एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो सिंपली यू कैन इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर तुम्हें ये एरिया निकालना है यहाँ पे तो हमारा ये एरिया सिंपली क्या आ जाएगा, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। समझ आई बात। एक बात, अब वो कह रहा है कि हमारा दूसरे टाइप के अंदर मेरा फंक्शन कहीं पे नेगेटिव भी हो गया, तो दूसरे टाइप के अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा फंक्शन अगर बीच में कहीं सपोज नेगेटिव भी हो गया, तो मान लो मेरा फंक्शन कहीं पे पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है, मेरा फंक्शन ऐसा है। अब अगर मैं ए से बी तक की बात करूंगा, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अगर मैं ए से बी तक की बात करूंगा तो भाई फिर ए से बी तक की बात करने में
यहाँ तक तो फंक्शन ने सारी नेगेटिव, मान लो बीच में पॉइंट सी है, यहाँ तक तो फंक्शन ने ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव ली है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव चल रहा है पूरा का पूरा, और यहाँ से फिर पॉजिटिव हो रहा है आगे। अब नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ोगे, नेगेटिव वैल्यूज को जब जोड़ोगे तो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है पूजा। जब नेगेटिव वैल्यूज का सम करेंगे हम, तो नेगेटिव वैल्यूज का सम करके तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, ये एरिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो घट जाएंगे, घटाना नहीं है। तो जब भी हमारा फंक्शन नेगेटिव होता है ना, तो फिर एरिया नेगेटिव आता है, तो उसको फिर मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो मैं इनको अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया हम पहले ए से लेके सी तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और जो ये नेगेटिव फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, सॉरी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन पॉजिटिव बन गया, तो ये एरिया पॉजिटिवली ऐड हो रहा है। और फिर सी से बी तक कोई दिक्कत नहीं है, सी से बी तक तुम आराम से फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, सी से बी तक क्या कर दो, फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर दो, वहां तो फंक्शन पॉजिटिव है, ये तो पिछली टाइप बन गई। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो दो टाइप तो ये हो गई एरिया की। फिर वो ये कहता है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना इजी हो, कई बार हमारा वाई के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करना इजी हो जाता है। यानी कि कई बार मेरे को y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की भी जरूरत पड़ सकती है। रेंज मेरे को लिमिट जो है वो y की भी दे सकता है, क्योंकि एरिया तो y के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी वो दो ही टाइप्स बनेंगी। वहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि y की वैल्यू पहले में पॉजिटिव, एफ एक्स y इज इक्वल टू एफ एक्स डिस्कस कर रहे थे। y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम बोल रहे थे कि y अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे जाएगा, और अगर y नेगेटिव हुआ तो थोड़ा मोड़ा नीचे भी आ जाएगा। पर अब हम x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की बात कर रहे हैं, तो x का साइन फंक्शन का साइन है, वहां पे y का साइन फंक्शन का साइन था, यहाँ पे x का जो साइन है वो फंक्शन का साइन है। तो अगर y की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे इस पे से, और इस x एक्सिस पे तुम्हें वैल्यूज मिलेंगी। तो पहली टाइप में यही कह रहा हूं कि अगर फंक्शन सारा पॉजिटिव होगा सेम चीज, पर अब पॉजिटिव फंक्शन होगा कैसे, जब पॉजिटिव x एक्सिस पे रहेगा। जैसे पीछे पॉजिटिव y एक्सिस पे था, पॉजिटिव x एक्सिस पे, यानी कि फंक्शन मान लो कुछ ऐसा रहे, ये फंक्शन ऐसा दिखेगा अभी फंक्शन, है ना, क्योंकि ये तुम्हारी x एक्सिस और y एक्सिस है ना, इसको दिखाएंगे तो हम ऐसे ही। तो अब फंक्शन अगर सारा का सारा पॉजिटिव है, ये फंक्शन सारा का सारा पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव राइट साइड में मिलती है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है, तो a से लेके b तक अगर मैं फंक्शन का एरिया निकालना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फंक्शन की पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो मेरा एरिया आएगा वो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, a से लेके b तक एफ वाई टी वाई, क्योंकि y एक्सिस के साथ है ये एरिया, ठीक है। और फिर चौथा और लास्ट, हो सकता है ना कि ये वैल्यूज कुछ नेगेटिव भी हो जाए, यही वैल्यूज कुछ क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे फिर मुझे उन नेगेटिव वैल्यूज को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा फंक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और थोड़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, कुछ ऐसा है हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू ए से, तो यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू, मैंने पीछे x लिख दिया क्या, हाँ देखो ये गलती कर दी, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक, फिर रेंज y की है ना, तो y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक की तुम बात करोगे, y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक की अगर बात करेंगे, तो जब मान लो यहाँ पे बीच में इसने सी पॉइंट पे कट किया, तो a से c तक जब तुम देख रहे हो, a से c तक जब तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पे x की वैल्यूज नेगेटिव आ रही है ना, फिर इसके बाद x की वैल्यूज पॉजिटिव स्टार्ट होगी, फिर इसके बाद हमारा फंक्शन क्या जा रहा है, पॉजिटिव तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया फिर तुम्हारा क्या बन रहा है, ये वाला एरिया तो नेगेटिव एरिया होना चाहिए, तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, a से लेके c तक एफ ऑफ वाई डी वाई, और फिर आगे वाले में कोई समस्या नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा c से लेके p तक एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। ये चार तरीके का एरिया हमारे सामने आ सकता है जब एक कर्व की डीलिंग हो रही होगी, जब किसकी डीलिंग हो रही होगी, सिर्फ एक कर्व की। समझ आया कि नहीं आया, मैं एक बार बैटरी चेंज करता हूं, ये बात क्लियर हुई। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, ये एक फंक्शन की डीलिंग हो गई। अब दूसरा आता है तुम्हारा एरिया बिटवीन द कर्व्स। कई बार क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शंस की डीलिंग होने लग जाएगी, एरिया बिटवीन द कर्व्स, एक से ज्यादा फंक्शन की क्या होने लग जाएगी, डीलिंग्स होने लग जाएगी, ठीक है। जब एक से ज्यादा फंक्शंस की डीलिंग होने लग जाएगी तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, वो हमें एक से ज्यादा फंक्शंस देगा, ठीक है। जैसे मान लो एक फंक्शन उसने मुझे ये दे दिया, ठीक है, और एक फंक्शन मान लो उसने मेरे को कुछ ऐसा दे दिया, ये ऐसे दो फंक्शंस है,
अब वो कह रहा है कि इन दोनों फंक्शंस के बीच का एरिया बताओ। जो ये नीचे वाला फंक्शन है, मान लो ये एफ एक्स फंक्शन है, और जो ये ऊपर वाला फंक्शन है ये क्या है, जी एक्स फंक्शन है। अब इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करा रहा है। तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि ये देखना कि जो ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं ये कितनी रेंज कवर कर रहे हैं, यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। तो पहला काम तो तुम्हारा यही है कि सोल्व बोथ द कर्व्स। दोनों के दोनों कर्व्स को क्या कर लो, सोल्व कर लो। पहला काम तो यही है, सोल्व बोथ द कर्व्स। दोनों कर्व्स को सोल्व करो और ये देखो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो मुझे सिर्फ x से ही मतलब है, y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होना है तो x की रेंज देखनी है। तो x इज इक्वल टू a आ गया, ये x इज इक्वल टू b आ गया। पहले यही देखना है कि कहां इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम एक बेसिक सा रूल लगाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ऊपर वाला फंक्शन जो जी एक्स है, अगर मैं उसका एरिया देखूं तो वो अगर ए से बी तक मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जैसा हम देख रहे हैं। अगर मैं ए से बी तक जी एक्स को इंटीग्रेट करा दूं, ए से बी तक मैं क्या करा दूं, जी एक्स को इंटीग्रेट करा दूं, ए से लेके बी तक अगर मैं जी एक्स को इंटीग्रेट करा दूं, तो फिर मेरा ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ए से लेके बी तक जी एक्स को इंटीग्रेट करा दूं तो ये पूरा ऑरेंज वाला एरिया आ जाएगा। और अगर मैं ए से लेके बी तक किसको इंटीग्रेट करा दूं, ए से लेके बी तक अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करा दूंगा तो फिर ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, येलो वाला, इतना इतना, है ना। बोलो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ए से लेके बी तक अगर मैं जी एक्स को इंटीग्रेट कराऊं और माइनस में अगर मैं ए से लेके बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट कराऊं, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ये वाला एरिया, फिर मुझे वो बीच वाला रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, है ना। और इसको अगर मैं कंबाइंडली लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए से बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। बस ये एरिया का कंसेप्ट है, ये एरिया का यूज है। आगे हमारी कॉनिक सेक्शंस की नॉलेज सारी की सारी यूज होती है। जैसे मैं तुम्हें कुछ एक दो चार क्वेश्चन अभी कराता हूँ और फिर इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे एक दो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी हम। इंडेक्स में देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या सिस्टम है। इंटीग्रल कैलकुलस में ही दे रखा होगा, अलग से तो क्या चैप्टर बनाया होगा। 269 तो इसमें हाँ है तो देख। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। इन दोनों के बीच का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो कर्व्स को पहचानो। ये पहले वाला तो कोई स्पेशल कर्व है नहीं, पहले वाला तो एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ कैसे जाता है, एक्स क्यूब फंक्शन का जब एक्स में पॉजिटिव चीज को बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, जब एक्स को पॉजिटिव साइंस में बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, और वाई को इस बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एरिया अंडर द कर्व के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि तुम्हें कर्व बनाने आने चाहिए। दूसरा कर्व बताओ क्या है, बताओ दूसरा कर्व क्या है। आज मैं एक बार भी नहीं बैठा पूरी क्लास में शायद। बताओ। y इज इक्वल टू रूट एक्स जो है वो क्या है। बोलो। वेरी गुड रिया। y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या है तुम्हारा, पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है। क्योंकि ये क्या है तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना। तो ये राइट पैराबोला, जो दूसरा कर्व है वो तुम्हारा क्या है, राइट पैराबोला है। राइट पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, पैराबोला है, ठीक है, ये है। तो ये कर्व है, तो ये एरिया बिटवीन द कर्व्स, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एरिया मुझे ये वाला दिख रहा है।
तो सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू देखनी है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो वाई की वैल्यू बराबर रख दो, तो एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स आ जाएगी यहाँ से। इन दोनों को सोल्व करना है तो वाई सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स की एक वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सॉरी एक्स माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 1 आएगा, तो एक्स की एक वैल्यू तो 0 हो जाएगी और एक्स की पावर 5 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दो ही पॉइंट पे कट करा, देखो एक तो ये 0 0 पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, और एक एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, और एक क्या हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1 कोमा। अब ये देखो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला कर्व है मेरा पैराबोला, है ना, तो वाई ऑफ पैराबोला निकालना है तुम्हें ना, फंक्शन देखना है क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ऊपर वाले के लिए जो वाई है वो क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है, और नीचे वाले के लिए एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो जो मेरा एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से 1 तक। पहले तो मैं करूंगा किसका इंटीग्रेशन, जो ऊपर वाला कर्व है रूट एक्स, ऊपर वाला कर्व कौन सा है रूट एक्स, और नीचे वाला कौन है एक्स क्यूब, ये करूंगा। एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर 2 3/2 और 2/3, 0 से 1 और माइनस में एक्स की पावर 4/4, 0 से 1। तो जब मैं अपर लिमिट प्रोसीड करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगी, और यहाँ पे रखूंगा तो 1/4, लोअर लिमिट तो दोनों की 0 ही है, तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा कितना 4 दूनी 8 और माइनस का 3, तो 5/12 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात, बोलो समझ आई बात। एक सवाल और करते हैं, फिर अगले अगले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू log x, x एक्सिस log x x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये करना है। अब log का ग्राफ मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से फंक्शंस में पढ़ाया हुआ है। जब हमारा log का बेस क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तब तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जब हमारा log का बेस 1 से बड़ा होता है तब तो हमारे फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है log का। और जब मेरा बेस 1 से छोटा होता है तो मेरा ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग बनता है, यही बनता है ना। अब यहाँ पे बेस कितना है, e है, एक्सपोनेंशियल बेस है, e तो 1 से बड़ा होता है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ये इसका ग्राफ है ना। और तुम्हें पता है कि log 1 0 होता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 भी बोली है उसने लाइन, ये लाइंस बनाओ। x इज इक्वल टू 1 लाइन कैसे जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से जाएगी, और फिर x इज इक्वल टू 2 लाइन कहीं आगे से जाएगी, ये हो गई तुम्हारी x इज इक्वल टू 1 और ये हो गई तुम्हारी x इज इक्वल टू 2, ये हो गई। और x एक्सिस तुम्हें पता ही है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई। इन सब के बीच का एरिया तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, चमक रहा है, इन सब के बीच का एरिया साफ साफ चमक रहा है, ये वाला। यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये तो सीधा सा है। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है नितेश, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, आपको ही बताना मुझे, ठीक है, मैं करा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा एरिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से लेके 2 तक log को इंटीग्रेट कर दो, 1 से लेके 2 तक क्या कर दो, log x का इंटीग्रेशन कर दो, 1 से 2 तक log x का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा मेरा 1 से लेके 2 तक log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाई पार्ट से होगा, log x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव होगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 log 1, यहाँ पे x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, तो log 1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2 log 2 और माइनस का 1, ये स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। ये तो आसानी है नितेश, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम, अब हम मिलेंगे शाम को मैं ये चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, है ना, और टाइम मिला तो कुछ और शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब बाय, टेक केयर, शाम को मिलते हैं, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, ठीक है, बाय। अब मेरे हाथ पैर जम गए हैं एकदम, अब मैं खाना वाना खाऊंगा, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर शाम को मिलते हैं, तुम भी कर लो लंच वंच, ठीक है, चलो बाय।